मैं डॉक्टर सुभाष चंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के अंतर्गत अनुकूलतम जनसंख्या पर। सबसे पहले तो ये कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुकूलतम जनसंख्या का जो विचार है, सबसे पहले सिज्विक ने प्रस्तुत किया था। ये एक अर्थशास्त्री थे। उसके बाद 18वीं शताब्दी में ही कैंटिलॉन ने अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने जो ये शब्द प्रयोग किया उसका अर्थ था कि व्यक्तियों की वह संख्या जो उच्चतम जीवन स्तर कायम रखने में समर्थ होती है किसी निश्चित क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहा जा सकता है। अर्थात किसी प्रदेश में रहने और काम करने के लिए जनसंख्या का आदर्श आकार क्या है। अगर जनसंख्या का आकार इससे अधिक होता है या कम होता है, अर्थात जनाभाव हो या जनाधिक्य हो, तो जनसंख्या और संसाधनों के अंतर्गत जो संतुलन बना हुआ है वो बिगड़ जाता है। तो अति जनसंख्या और अल्प जनसंख्या, अर्थात अत्यधिक जनसंख्या और कम जनसंख्या की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो विचार है क्यों आया, अनुकूलतम जनसंख्या का विचार क्यों आया? अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को बताने के लिए और इसके रोकने के उपाय पर माल्थस महोदय ने अपना जनसंख्या सिद्धांत प्रकाशित करवाया था। उनका कहना था कि यदि जनसंख्या वृद्धि को रोका न जाए तो जनसंख्या ज्योमेट्रिक रेशियो से बढ़ती है, अर्थात ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। ज्यामितीय अनुपात होता है, जबकि जो संसाधन हैं, जीविका के साधन हैं, वो अर्थमेटिक रेशियो या अंगगणितीय अनुपात में बढ़ते रहते हैं। अगर जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो उसके दुष्परिणाम दिखाई देते हैं, दरिद्रता, अकाल, बीमारी, युद्ध, बहुत सारी, और जिसके कारण फिर जनसंख्या कम हो जाती है। माल्थस के सिद्धांत में संशोधन करके जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब बात है कि किसी भी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान टेक्नोलॉजी के अनुसार पूर्ण विकास करने और उसके उपभोग के लिए आवश्यक एक निश्चित जनसंख्या, जिससे उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है, अनुकूलतम जनसंख्या कही जा सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अनुकूलतम जनसंख्या का आधार है वो मूलतः आर्थिक है, लेकिन हम जो सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य जो दशाएं हैं या प्राविधिकी स्तर है, टेक्नोलॉजिकल लेवल्स हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। अर्थात जो अधिकतम साम्य की अवस्था है जनसंख्या और संसाधनों के बीच में, उसे ही हम अनुकूलतम जनसंख्या कह सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो अनुकूलतम जनसंख्या है वो देश और काल के अनुसार बदलती रहती है, अर्थात बदलती जाती है। यदि हम अनुकूलतम जनसंख्या का निर्धारण जीवन स्तर तथा जीवन की गुणवत्ता के आधार पर करें तो किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जिसे वहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हुआ है, अनुकूलतम जनसंख्या कही जा सकती है। आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से किसी प्रदेश में मनुष्य की वह संख्या जिससे वहाँ
के जो उपलब्ध संसाधन है उनका अधिकतम प्रयोग होता है, उपयोग होता है और लोगों का जीवन स्तर उच्चतम होता है, या हम कह सकते हैं जनसंख्या और संसाधनों के मध्य एक आदर्श स्थिति होती है। लेकिन ये जो आदर्श स्थिति है वो किसी भी प्रदेश में आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा प्रमाणिक मापदंड नहीं है जिससे कि ये मूल्यांकन किया जा सके कि संसाधनों का अभिष्ट उपयोग या अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। इस कारण से जो जनसंख्या और संसाधनों के बीच सहसंबंध है उनका निर्धारण करना बहुत ही दुष्कर और कठिन कार्य है, क्योंकि ये केवल ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, बल्कि कई बार तो ऐसा लगता है कि उच्चतम जीवन स्तर क्या होता है, इसका अर्थ ये तो हम नहीं लगा सकते कि प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो तो उच्चतम जीवन स्तर हो, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति प्राप्त भोज्य पदार्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएं, शुद्ध वायु, जल, आवास, पूर्ण विकसित परिवहन के साधन, सांस्कृतिक विकास के पूर्ण अवसर, सामाजिक विकास के पूर्ण अवसर और सर्वोत्तम व्यापारिक दशाएं। अगर हम इन सब को कहें, क्योंकि इनके अभाव में उच्चतम जीवन स्तर की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसलिए जो अर्थशास्त्री या भूगोल वेदता हैं उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या को अलग अलग परिभाषित किया है। जैसे अगर जेम्स के अनुसार हम लें तो जेम्स ने जनसंख्या के संबंध में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक इन सभी का अध्ययन करना आवश्यक बताया है। लेकिन बोल्डिंग महोदय के अनुसार वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। इसी तरह से एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं डाल्टन महोदय के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। रॉबिन्सन महोदय के अनुसार वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है अनुकूलतम या सर्वोत्तम संभावित जनसंख्या कहलाती है। इसी प्रकार से जो कार्ल सैंडर्स महोदय हैं उन्होंने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती है। अब ये कौन सा कल्याण है? अगर हम कहें तो अधिकतम सामाजिक कल्याण उत्पन्न करती है। इसी तरह से पीटरसन महोदय ने अनुकूलतम जनसंख्या को परिभाषित करते हुए बताया है कि अनुकूलतम जनसंख्या व्यक्तियों की वह संख्या है जो किसी दी हुई प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पर्यावरण में अधिकतम आर्थिक प्रतिफल को उत्पन्न करती है। जो मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न देती है उसी को उन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहा है या अनुकूलतम जनसंख्या कहा है। इसी तरह से जॉनसन महोदय ने कहा है कि व्यक्तियों की वह संख्या जो दी हुई आर्थिक, सैन्य और सामाजिक लक्ष्यों के संबंध में अधिकतम प्रतिफल उत्पन्न करता है अनुकूलतम जनसंख्या होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो अधिकतम जनसंख्या है या अनुकूलतम जनसंख्या है, अनुकूलतम जनसंख्या के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। जहां एक और
डाल्टन महोदय प्रति व्यक्ति अधिकतम आय को, तो सॉन्डर्स महोदय अधिकतम सामाजिक कल्याण को अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण का आधार बताते हैं। वहीं पर जो बोल्डिंग महोदय हैं वो जीवन स्तर को, अर्थात उच्चतम जीवन स्तर को इसका आधार मानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जो विद्वान हैं वो अनुकूलतम जनसंख्या को अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं। अब अनुकूलतम जनसंख्या के जो निर्धारण है उसके कुछ मापदंड हैं। क्या क्या मापदंड है वो? किसी भी प्रदेश में अनुकूलतम जनसंख्या का आकार क्या हो, ये निर्धारण करना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि अधिकतम आर्थिक उत्पादन या उच्चतम जीवन स्तर या अधिकतम सामाजिक कल्याण को सीमांकित करना बहुत कठिन है। अब इतना ही नहीं, अधिकतम आर्थिक उत्पादन, सैन्य शक्ति, सामाजिक कल्याण आदि के उद्देश्यों से अनुकूलतम जनसंख्या का आकार अलग अलग हो सकता है। तो अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण हेतु जिन मापदंडों का प्रयोग लिया जाता है उनमें मुख्यतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रति व्यक्ति आय जो कि इसी का हिस्सा है, रोजगार, उच्चतम जीवन स्तर, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, जनांकीय संरचना में संतुलन और प्रदूषण रहित विकास, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर अनुकूलतम जनसंख्या निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। जो अधिकतम आर्थिक उपयोगिता का आकलन है वो सामान्यतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में किया जाता है। यह मापदंड अधिक सार्थक नहीं है, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें अगर किसी प्रदेश में व्यक्तियों की आय के वितरण में बहुत अधिक असमानता है तो सभी व्यक्तियों का जीवन स्तर उच्च नहीं हो सकता, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर ही आधारित होती है, जो कि औसत आय को प्रकट करती है। तो औसत आय या प्रति व्यक्ति आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद वास्तविकता से बहुत दूर होता है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है पूर्ण रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। अगर योग्यता के अनुसार सभी व्यक्तियों को रोजगार की उपलब्धता है तो इससे क्या होता है, आय के वितरण में असंतुलन कम हो जाता है और जो आश्रित जनसंख्या है उसका भार भी न्यूनतम होता है। फिर है उच्चतम जीवन स्तर। उच्चतम जीवन स्तर एक सामाजिक अवधारणा है। वो बेसिकली उच्चतम आय, पूर्ण रोजगार और उत्तम स्वास्थ्य और जीवन की लगभग सभी आवश्यक सुविधाओं की प्राप्ति से संबंधित है। फिर है संसाधनों का पूर्ण उपयोग। किसी निश्चित क्षेत्र में ज्ञात टेक्नोलॉजी के अंतर्गत समस्त ज्ञात संसाधनों के पूर्ण उपयोग से को हम कह सकते हैं संसाधनों का पूर्ण उपयोग। समय अनुसार और देश अनुसार नवीन तकनीकों के प्रयोग से नए नए संसाधनों का पता चलता रहता है। तो इसका मतलब है कि जो संसाधनों की गुणवत्ता है उसमें भी वृद्धि होती रहती है। अर्थात जो संसाधनों का पूर्ण उपयोग, अगर हम इसको आधार लें अनुकूलतम जनसंख्या निकालने के लिए, तो ये देश और काल के अनुसार परिवर्तनशील है। फिर है जनांकीय संरचना। अगर हम जनांकीय संरचना की बात करें तो जो अनुकूलतम जनसंख्या है
वो लगभग वह जनसंख्या है जिसमें जनसंख्या लगभग स्थायी हो जाती है, अर्थात निम्न या न्यून जन्म दर और मृत्यु दर और जो जनसंख्या में आयु और लिंग आदि के जो जनांकीय तत्व हैं उसमें संतुलन देखने को मिलता है। फिर है प्रदूषण रहित विकास। हम जो अनुकूलतम जनसंख्या है उसको आर्थिक आधार पर या आय के आधार पर नहीं देख सकते, क्योंकि बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए किसी भी प्रकार के प्रदूषण से रहित जो विकास है, जो कि पर्यावरण को कोई संकट उत्पन्न नहीं करता, उसे ही हम अनुकूलतम जनसंख्या मान सकते हैं। तो अनुकूलतम जनसंख्या आप कह सकते हैं कि जनसंख्या का वह अधिकतम है जो पर्यावरण या समाज या पोषण की कमी से व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना ही सनातन तक या अनिश्चित काल तक कायम रह सके। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, कि अनुकूलतम जो जनसंख्या है वो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार अगर हम देखें तो वह है जहाँ अगर जनसंख्या का जो वह बिंदु है जहाँ पर संसाधनों का उपयोग या आर्थिक दशा और तकनीकी इनमें अगर कोई बदलाव नहीं आए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अर्थात अगर जनसंख्या इससे ज़्यादा होती है तो अति जनसंख्या हो जाती है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय घटने लगती है, और जनसंख्या अगर इससे कम हो तो प्रति व्यक्ति आय भी घटने लगती है। अर्थात एक ऐसा बिंदु जहाँ पर ऐसी जनसंख्या जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो वो अनुकूलतम जनसंख्या कह सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जनसंख्या का जो अनुकूलतम बिंदु है वो बेसिकली स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं रहता। ये निर्भर करता है कि तकनीकी की क्या अवस्था है, उस क्षेत्र की आर्थिक दशा क्या है, संसाधनों के उपयोग की विधि क्या है, और जैसे ही इनमें कुछ परिवर्तन आता है तो अनुकूलतम जनसंख्या का जो स्थान है, बिंदु का जो स्थान है वो बदल जाता है। तो अगर हम कहें कि यदि किसी जनाधिक्य के प्रदेश में जहाँ जनसंख्या अधिक है कृषि उत्पादन की विधियों में सुधार किया जाता है या नए संसाधनों का प्राविधिकी नई होने के कारण नए संसाधनों का उपयोग लाया जाता है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी अधिक आर्थिक कल्याण हो सकता है। जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो साइबेरिया का क्षेत्र है वहाँ पर कोयला और लोहा या वन उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर श्रमिकों की संख्या बढ़ने से भी उद्योगों की जो जनसंख्या है, जो संख्या है वो भी बढ़ती गई, और जनसंख्या में बढ़ोतरी के बावजूद भी वहाँ आर्थिक उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। इसी प्रकार से अगर हम भारत के कुछ क्षेत्रों को देखें, खास तौर पर जो कोयला या लोहा उत्पादन क्षेत्र हैं, वहाँ पर नए नए नगर बसें, और इनके बसने के बावजूद भी वहाँ जनसंख्या और बढ़ने के बावजूद भी जो खनिज क्षेत्र हैं उनमें आर्थिक उत्पादन बढ़ा। तो जनसंख्या में जो ये वृद्धि हुई वो अनुकूलतम सीमा तक होती है। अगर इससे अधिक वृद्धि होती है जनसंख्या की तो जनसंख्या जो अनुकूलतम विकास है वो नहीं हो पाता, अर्थात जो अधिकतम आर्थिक उत्पादन है वो नहीं हो पाता, अर्थात वहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या नहीं होती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जहाँ पर
जो जनसंख्या है कि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की वह संख्या है जो उस क्षेत्र के संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए उपयुक्त होती है, और वहाँ पर जो जीवन स्तर है वो उच्चतम होता है। उसको हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। धन्यवाद।